नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पेश आज की सुर्खियां। 5 मई को लेकर भाजपा ही नहीं कांग्रेस में भी है डर। बागियों के खिलाफ एक्शन में भाजपा कई को पार्टी से निकाला। और गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं पर विपक्ष की नजर, समाजवादी पार्टी सब पर भारी। अब खबर विस्तार से। 5 मई क्या कांग्रेस को डरा रही है? क्या 5 मई गाजियाबाद कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा लेकर आ रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 5 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। शहर में चर्चा है कि भाजपा कांग्रेस के अंदर सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। बताया जाता है कि भाजपा कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। इनको 5 मई को या उससे एक दिन पहले भाजपा में शामिल कराने की योजना पर काम चल रहा है। ऐसा हुआ तो गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बताते हैं कि इस खबर के बाहर आने के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा का पूरा प्रयास है कि योगी के कार्यक्रम के साथ ही चुनाव मजबूत कर लिया जाए। हालांकि 5 मई का डर भाजपा को भी है क्योंकि सबसे ज्यादा बागी भाजपा के ही सामने है। यूपी के नगर निकाय चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे बागियों के खिलाफ पार्टी ने रुख सख्त कर लिया है। पार्टी की ओर से करीब 200 से अधिक बागियों को 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। अब तक 500 से अधिक बागियों को पार्टी से बाहर निकाला जा चुका है और इसकी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही हुई है। भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने नगर पालिका नकुड़ के पूर्व चेयरमैन धनीराम सैनी सहित 10 नेताओं को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें जिला कार्यकारिणी सदस्य, मंडल अध्यक्ष, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, मंडल के महामंत्री आदि शामिल हैं। इसके साथ ही सरसावा नगर मंडल के महामंत्री, चुनाव संयोजक, पूर्व सभासद, ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व सभासद को भी निष्कासित किया गया है। अवध क्षेत्र से 6 लोग निष्कासित हुए हैं। इनमें पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, केशवगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी जिला महामंत्री हैं, जिला कार्य समिति सदस्य हैं जिनको पार्टी से निकाला गया है। इसी तरह कटरा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भी बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है। भाजपा विधायक बावन सिंह के भाई त्रिपन सिंह की पत्नी है कमलेश सिंह को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बलरामपुर जिले में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया गया है। जिला कार्य समिति के सदस्य पर भी कार्रवाई हुई है। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक को भी निष्कासित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष की संस्तुति के बाद प्रदेश स्तर से कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई गाजियाबाद पर भी मंडरा रही है। गाजियाबाद में दूसरे चरण में नगर निगम का चुनाव होना है। सभी पार्टियों के पत्ते खुल चुके हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा का पूरा फोकस मुस्लिम वोटों की तरफ है, लेकिन मुस्लिम वोट किधर जा रहा है ये हम इस रिपोर्ट बताएंगे। गाजियाबाद में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों का पूरा जोर मुस्लिम मतदाताओं की तरफ है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दलित मुस्लिम की अपनी रणनीति पहले ही सार्वजनिक कर दी थी। समाजवादी पार्टी का फोकस भी मुस्लिम मतदाताओं पर है। कांग्रेस भी चाहती है कि मुस्लिम उसे वोट करें। बड़ा सवाल यही है कि आखिर गाजियाबाद में मुसलमानों को वोट जाएंगे किसके साथ? पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के बल पर ही समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी। गाजियाबाद में भले ही बसपा ने मुस्लिम चेहरा मेयर पद पर उतारा है, मगर वह कुछ प्रभावशाली नहीं है। मुसलमान मतदाताओं को हाथी के पक्ष में ढाल देने का मादा बसपा उम्मीदवार में नजर नहीं आ रहा है। बसपा संगठन की प्रत्याशी की वजह से खुद को ऐसा बसपा संगठन भी प्रत्याशी की वजह से खुद को ऐसा मान बैठा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कमोबेश यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास सभी 100 वार्डों में पार्षद पद के प्रत्याशी नहीं है। मेयर चुनाव में कांग्रेस के पास वोट दिलाने वाला कोई अच्छा चेहरा भी नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो उसकी प्रत्याशी पूनम यादव प्रभावित कर रही हैं। भाजपा प्रत्याशी की पृष्ठभूमि बेशक राजनीतिक है, मगर पूनम यादव की राजनीतिक समझ हैरान करने वाली है। बस समाजवादी पार्टी को नगर निगम चुनाव के मुद्दों की बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। सपा को नगर निगम की नाकामी, उसके भ्रष्टाचार के आरोपों को जनता के सामने रखना चाहिए। अभी तो अखिलेश और जयंत चौधरी आदि को भी प्रचार के लिए आना है। अखिलेश यादव अगर मुस्लिम मतदाताओं के बीच गए तो इस वर्ग का वोट साइकिल पर बहुलता से आने की उम्मीद है।
गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के लिए प्रमुख विकल्प बन सकती है। सपा को बसपा और कांग्रेस की कमजोरी का लाभ उठाना है। वैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी की गूंज सुनाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निकाय चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के पालन के लिए गाजियाबाद जिला मुख्यालय सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया कि नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान बिना अनुमति प्रचार प्रसार, रैली आदि पर रोक लगाई गई है। जुलूस भी नहीं निकाल पाएंगे। मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करने वाले प्रत्याशियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम आर.के. सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले सभी बाहरी लोगों को गाजियाबाद छोड़कर जाना होगा। बाहरी लोग स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं रह सकेंगे। प्रत्याशियों को बता दिया गया है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें जलाने और प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इस पर भी रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए कोई भी प्रत्याशी किसी भी व्यक्ति की जमीन, दीवार या अन्य स्थल का उपयोग बिना उसकी अनुमति के नहीं कर पाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों पर बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ धारा 171 के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी रैली या जुलूस से यातायात बाधित नहीं होगा, ये भी प्रत्याशियों को सुनिश्चित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 40 से अधिक गांवों के किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ हल्ला बोला, जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करने के बाद धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे किसानों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे अथॉरिटी के मनमाने रवैये के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। अथॉरिटी के घेराव के अल्टीमेटम के बाद प्रदर्शन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस लगाई गई थी। बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन हाथों में झंडे लिए नारे लगाते हजारों की संख्या में किसान और महिलाएं अथॉरिटी पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से उन्हें धरना न देने की बात कही गई, लेकिन नारेबाजी करते किसान धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक प्राधिकरण और उसके जिम्मेदार अधिकारी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेते। 4 गुना नहीं मांग किए थे, हम लोग 6 गुना मांगे थे। एक आंदोलन के बाद ऐसा एक कानून बना, वो सरकार उसमें पानी मिला के सारा बढ़ाना चाहता हूँ। क्या हम हासिल कर सकते हैं? हम इसी तरीके से एक आंदोलन कर्नाटक में किए थे। 30 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा था, उसको हमारे आंदोलन के बाद 1 करोड़ प्रति एकड़ का मुआवजा वहां मिला। उतना ही नहीं, वहां पे विकसित भूमि जो प्राधिकरण जमीन लिए, उसके बाद या तो 1 करोड़ या फिर 40% जमीन, विकसित जमीन जो वापस किसान को। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रवक्ता का कहना है कि किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें सर्किल रेट का मुआवजा 4 गुना करने, नए कानून के आधार पर किसानों के लिए योजनाओं में 20% प्लॉट का निर्धारण, उनके परिवार के बच्चों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। अन्य मांगों की सूची ये लोग अथॉरिटी को दे चुके हैं, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी मनमाना रवैया अपना रहे हैं, ये किसानों का कहना है। उन्होंने कहा है कि किसानों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, इसीलिए किसानों को मजबूरन प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नगर निगम चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान का प्रचार आज थम गया है। इस चरण के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये प्रयागराज की धरती है, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करती, प्रकृति न्याय जरूर करती है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में भाजपा ने सामान्य कार्यकर्ता को महापौर का प्रत्याशी बनाया है। भाजपा नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाली पार्टी है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक और अशरफ का नाम लिए बिना कहा कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। जिन लोगों ने अन्याय किया था, प्रकृति ने न्याय कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की पहचान कट्टे से नहीं, IT स्किल के रूप से जानी जाएगी। 2025 का कुंभ ऐतिहासिक होगा, स्वच्छ, सुंदरता सुरक्षित होगी। इसके लिए सभी को अभी से लगना होगा। आज उत्तर प्रदेश ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के दलों से उभर करके
एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ आगे बढ़ करके आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण था। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आप सबसे ये अपील करने के लिए भी आया हूं। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 4 करोड़ लोगों को आवास, 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है, 220 करोड़ लोगों को कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा का मतलब है सबका साथ, सबका विकास। भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के सबका विकास कर रही है। उन्होंने जनधन योजना, स्वरोजगार कौशल विकास योजना, मुफ्त अनाज और किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया। साथ ही भाजपा के प्रत्याशी की मंच से तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपका प्रत्याशी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों, रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बनाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो उसे स्वनिधि का लाभ और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार में लगे हुए हैं। वो वहां लगातार रैली कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह से यूपी के चुनाव को लेकर सवाल हुआ। उनसे पूछा गया कि 2024 में चुनाव कैसा रहेगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की लड़ाई निर्णायक दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेता कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी रोड शो के लिए वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि कर्नाटक में फिर से भाजपा की सरकार बन रही है। जनता हमें एक बार आजमाती है और बार बार दोहराती है। उनका साफ मानना है कि मोदी काल में लाभार्थियों की एक विशाल जाति समूह खड़ा हो गया है जो परंपरागत जाति की सीमा को नहीं मानती। विपक्षी खेमे की कथित एकजुटता, कश्मीर, पंजाब, बिहार में चल रही राजनीति समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। इस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी खुलकर विचार रखे। अमित शाह कहते हैं कि 2017 में सपा कांग्रेस और 2019 में सपा बसपा को हमने हराया है। हमें याद है कि 2019 में सपा बसपा के साथ आने पर मीडिया ने यूपी में समाप्त मान लिया था भाजपा को, लेकिन उन्हें इसका जवाब चुनाव के बाद मिला। अब भी यही समझिए कि एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना पार्टियों को करना पड़ता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी मतलब सत्ता के समर्थन में जनभावना का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में 2019 में भाजपा को 50% वोट मिले थे, 24 में बढ़ेंगे और अमित शाह का दावा है कि वो बेहतर प्रदर्शन यूपी में करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि एनसीपी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। उन्होंने कई साल तक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है, अब पार्टी का नेतृत्व वो नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष का पद
छोड़ रहे हैं और अब सवाल ये हो उठ गया है कि पार्टी का अध्यक्ष उनकी बेटी बनेगी या भतीजा अजित पवार। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पवार का पद किसे दिया जाएगा। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए अजित पवार भी प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाते हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को पवार का उत्तराधिकारी माना जाता है। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की जंग आने वाले समय में दिलचस्प हो सकती है। पिछले हफ्ते ही पवार ने मुंबई में आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम में रोटी पलटने की बात कह डाली थी। वो बोले थे कि किसी ने मुझसे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब समय आ गया है कि पार्टी में रोटी पलट दी जाए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने आग्रह किया है कि वह इस पर काम करें। शरद पवार का बयान ऐसे समय में आया जब उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजित पवार के नए राजनीतिक कदम को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वह कभी भी भाजपा से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि खुद अजित पवार इन अटकलों को खारिज कर चुके हैं। इस समय राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में दो ही नाम अध्यक्ष पद के लिए हैं। पहला है सुप्रिया सुले का और दूसरा अजित पवार का। अजित पवार को लेकर हाल ही में कई विचार आए थे। संभव है कि पवार इन्हीं दोनों में से किसी को पार्टी की कमान सौंप दें। इसके जरिए वे युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि एनसीपी ही युवाओं को आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों, खासकर राजनीति से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।